मिलते हैं सम्राट अशोक के। जैसे में कहा गया है कि कहाँ से प्राप्त हैं, इनके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कि अशोक की कितनी माताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के लगभग कम से कम 3 माताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। इसकी 3 माताएं थीं, यानी माँ के नाम कितने थे? 3। एक का नाम था धम्मा। ये कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? दूसरी माता का नाम था पासादिका। और तीसरी माता का नाम था सुभद्रांगी। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किन किन स्रोतों से ये जानकारी मिलती है? धम्मा की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम था महाबौद्धि वंश। महाबौद्धि वंश से हमें जानकारी मिलती है, इसके एक माता के नाम का उल्लेख मिलता है। वहीं पासादिका की बात करें तो ये भी एक बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था दिव्यवदान। दिव्यवदान ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, और इस दिव्यवदान नामक बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की एक माता का नाम पासादिका था। क्या नाम था? पासादिका। वहीं सुभद्रांगी की बात करें तो ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, अशोकावदान। ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, और इस बौद्ध ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की माता जो थी उनका नाम सुभद्रांगी था। इन तीनों माताओं के नाम की बात करें तो इनमें से सबसे वास्तविक जो इनकी माता थी, वास्तविक माता, वो थी सुभद्रांगी। अनेक इतिहासकारी मतों के अनुसार अशोक की वास्तविक माता का नाम सुभद्रांगी ही था। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में अगर आपको ये तीनों ही आ जाएं और सबसे उपयुक्त आंसर की आपसे कहे कि सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है, तो वो है सुभद्रांगी। क्योंकि अशोकावदान जो एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसी बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसकी पत्नियों के नाम की, अशोक की पत्नियाँ। ठीक है, सम्राट अशोक की पत्नियाँ। सम्राट अशोक की पत्नियों के नाम की बात करें तो देखिए, सम्राट अशोक की कई पत्नियों के नाम का उल्लेख मिलता है। जैसे एक पत्नी का नाम है असंधि मित्रा। ठीक है, ये कहाँ से जानकारी मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी पत्नी का नाम था महादेवी। तीसरी पत्नी का नाम था पद्मावती। चौथी पत्नी का नाम था तिस्यरक्षिता। और पांचवी पत्नी का नाम था कारुबाकी। ये पांचवी पत्नी का नाम था। इन पांचों में से
हमें प्रथम चार, ये जो चार पत्नियां हैं इनकी, जिसमें से एक ऐसंधिमित्रा है, महादेवी है, पद्मावती है, तिस्सरक्षिता है, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जानकारी मिलती है हमें, वो जानकारी मिलती है हमें बौद्ध ग्रंथों से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि इसकी चार पत्नियां थीं, जिनमें से एक ऐसंधिमित्रा, दूसरी महादेवी, तीसरी पद्मावती, चौथी तिस्सरक्षिता। जबकि कारुवाकी नाम का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो कारुवाकी नाम का उल्लेख मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख से। कहाँ से मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख से। प्रयाग स्तंभ लेख, इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? ये हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था, हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। और इसे हैं अशोक के पुत्रों के नाम। ठीक है, पुत्र, पुत्र कितने थे? अशोक के पुत्रों के नाम की बात करें तो अशोक के देखिए चार पुत्रों के नाम का उल्लेख मिलता है। एक है महेंद्र, दूसरे हैं कुणाल, कुणाल, तीसरे जालौक, जालौक, और चौथा तीवर। ठीक है, अब इनकी बात करें कि ये इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो देखिए महेंद्र और कुणाल, इन दोनों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से ही मिलती है। इसकी भी जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, बौद्ध ग्रंथों से, और इसकी भी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से ही मिलती है। बौद्ध ग्रंथ, तो ये इसकी भी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, इसकी भी जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। जबकि जालौक की बात करें तो इसकी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से।
राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के बारे में अभी बात करेंगे। इसमें राजतरंगिणी, राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है कि इसके एक पुत्र का नाम था जालौक। जबकि तीवर की बात करें तो ये प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसके एक पुत्र का नाम तीवर था। ये प्रयाग स्तंभ लेख वही स्तंभ लेख था जिसको हरिशचंद्र के द्वारा लिखवाया गया था, और इसी स्तंभ लेख में इसकी एक पत्नी कारुबा की, जबकि एक पुत्र तीवर के नाम का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी क्या है और राजतरंगिणी हमें किस काल की जानकारी देती है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी की बात करें तो ये इसके लेखक का नाम था कल्हड़, कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। और इसमें हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है, कश्मीर की जानकारी मिलती है। और ये भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ये वाली जो बुक है, क्योंकि कल्हड़ की राजतरंगिणी याद रखना, ठीक है। और कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है, जैनुल बिल्कुल अकबर की तरह से ही कार्य किए थे। जिस प्रकार अकबर ने कार्य किए थे उसी प्रकार से जैन अबुलुद्दीन ने ही कार्य किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट अगले चलते हैं नेक्स्ट वा में। चलिए अब देखते हैं अशोक के राज्याभिषेक को लेकर के। राज्याभिषेक, अशोक के राज्य राज्याभिषेक हुआ 4 साल बाद, यानी अशोक का राज्य से अभिषेक हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन 4 सालों में इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करी। 4 सालों के अंतराल में, जो 4 साल लगे थे इसको अपने राज्याभिषेक कराने में, तो 4 सालों के अंतराल में 4 सालों में इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ठीक है,
लेकिन जबकि अशोक के राजगद्दी की बात करें कि शासक कब बना, तो बना था 273 में, लेकिन राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट, विजय अभियान, अशोक के विजय अभियान। अशोक के विजय अभियान। अशोक के विजय अभियानों की बात करें तो देखिए, कलिंग की राजधानी तौसली पर आक्रमण किया। तौसली पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तौसली पर ठीक है, याद रखना, तौसली पर इसने आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बहुत सारे कारण थे, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें स्वयं अशोक के द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों में से 13वें शिलालेख में। जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख से। इससे अशोक के 13वें शिलालेख से। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। कारण क्या था? कारण इस पर आक्रमण करने का कारण क्या था? देखिए, इसके दो कारण थे इस पर आक्रमण करने के। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इसके कारण बहुत सारे अलग अलग रीजन
उस पर नियंत्रण रखना जरूरी था, जिसमें कलिंग बीच में आ रहा था। तो समुद्री मार्गों के व्यापार पर नियंत्रण, समुद्री मार्गों के व्यापार पर नियंत्रण। तो आप लोग अच्छी सी जानकारी